नमस्कार दोस्तों, करियर ऋषि पॉइंट एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बायोलॉजी का पार्ट थर्ड लेके। और इसमें भी आपको बहुत से कंपटीशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ सामुद्रिक खरपतवार खाने से इसका इलाज हो सकता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो जाहिर सी बात है, जो समुद्री खरपतवार होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है आयोडीन मिलता है। तो आयोडीन अगर आपको मिले तो इस रोग से बचाव हो सकता है, इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो होता है ना, वो शैवालों से प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। और किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है ये, तो आप ध्यान रखिएगा कि लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प जो प्राप्त होता है वो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, केल्प। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो स्वपोषित जो होगा वो शैवाल है। बाकी सब तो आप जानते हैं कि ये परपोषी मृतोपजीवी या दूसरे जंतुओं पर डिपेंड रहने वाले हैं। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल की फसल के लिए जो जैव उर्वरक का कार्य करता है वो है आपका नीला हरा शैवाल। क्योंकि राइजोबियम स्पीसीज भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। राइजोबियम स्पीसीज जो है वो दलहनी फसलों के लिए है, लेकिन चावल की फसल के लिए जो है वो नीले हरे शैवाल ही उर्वरक का काम करते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही बढ़िया उर्वरक खेतों में दिया गया हो, जहाँ पे ये शैवाल उग जाते हैं, है ना, जब धान के खेतों में, तो धान की फसलें एकदम हरी भरी हो जाती हैं। मतलब अच्छा लगता है देखने में भी। आगे चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम। तो उस शैवाल का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, वो क्लोरेला शैवाल को साथ में लेके जाते हैं। आगे चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, या किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग है? तो सातवें क्वेश्चन में बी है आपका सही है, शैवाल के कारण। शैवाल की वजह से लाल सागर का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। आठवां क्वेश्चन है, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार 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 क्या है कि एक प्रकार का मटेरियल है जिसका हम प्रयोगशाला में भी उपयोग करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एगार एगार किससे तैयार किया जाता है? तो शैवालों से ही तैयार किया जाता है। ये शैवालों के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से भी रिलेशन रखता है। इसके बाद नवां क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? नवे क्वेश्चन में कह रहा है कि गैर हरित विषम पोषी। तो विषम पोषी जो है वो फंगस होते हैं, फंजाई। 10वें क्वेश्चन की बात करें, कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। पिछली जो हमने पिछले सीरीज दिए हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें भी आपको बताया गया था। तो आप बता सकते हो इसको, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद फिर 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? मतलब कवक भोज्य पदार्थों को किस रूप में संचित करते हैं अगर भोज्य पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो अगर भोज्य पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कवक जो उसका संचय करते हैं वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अधिक भोज्य पदार्थों का जो संचय करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कवक सदैव होते हैं। भाई क्या होते हैं? परजीवी, स्वपोषी, विविध पोषी या मृतोपजीवी, इसमें से क्या होते हैं? तो ये विविध पोषी होते हैं। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के जो है पोषक पाए जाते हैं। जैसे कई प्रकार का पोषण पाया जाता है, उसे हम विविध पोषी कहते हैं। तो कवक जो होते हैं ना, वो कई प्रकार का पोषण धारण करने वाले, जैसे कुछ आपको मृतोपजीवी मिल जाएंगे, कुछ परजीवी मिल जाएंगे, इस तरह से कई टाइप के मिलते हैं कवक। तो इसलिए इसको हम विविध पोषी कहते हैं।
13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइकोराइजा जो सहजीवी संबंध है वो है कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ठीक है, तो इसमें सही है आपका ऑप्शन बी, मतलब कि कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो एक रिलेशनशिप होती है उसे हम माइकोराइजा बोलते हैं। 14वां क्वेश्चन है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को हम कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। मतलब आप देखते होंगे वृक्षों की छालों पे कवक को उगते हुए, तो वो कॉर्टिकोल्स होते हैं। फिर एक गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, गोबर पर उगते हुए भी आपने देखा होता है। तो जो गोबर पर उगने वाले कवक है उनको हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। फिर 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता है, तो क्लोरोफिल कवक में नहीं होता। अभी आपने इससे पहले पढ़ा कि गैर हरित थे ना कवक, तो वही चीज। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। लेट ब्लाइट एक रोग होता है। तो ये जो लेट ब्लाइट रोग होता है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा उत्पन्न होता है। आलू का जो लेट ब्लाइट डिजीज है उसके लिए काजिंग एजेंट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, एक प्रकार का कवक है ये। पेनिसिलियम क्या है। तो 18वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेंसिलियम क्या है। तो पेंसिलियम एक कवक है। पेंसिलियम नोटेटम से ही पेंसिलिन का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब पेंसिलिन जो दवा बनाई जाती है वो पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाई जाती है। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्गोट किससे प्राप्त होता है। तो आर्गोट जो प्राप्त होता है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लेविसेप्स ये शैवाल के अंतर्गत आते हैं। तो आर्गोट क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। इसके बाद फिर 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर दे दिया। तो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम या पेंसिलियम नोटेटम भी कह सकते हैं, पेंसिलियम नोटेटम से भी होता है और पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। इसके बाद फिर 21वां क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कायिक जनन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ईस्ट में जो कायिक जनन होता है वो बर्डिंग होता है, मतलब कि मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा मतलब कि इसमें मुकुल का बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो बर्ड इसकी बॉडी से अलग हो जाता है और फिर एक नया ईस्ट बन जाता है। 22वां क्वेश्चन एलएसडी किससे प्राप्त होता है। तो एलएसडी जो प्राप्त होता है वो कवकों से प्राप्त होता है। इसके बाद फिर 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है। तो जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब ये कई चीज़ों में फ़ायदा करते हैं इसीलिए इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी जो होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं या किससे उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस के। स्ट्रेप्टोमाइसिस ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का काम करते हैं। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है टिक्का रोग किसमें होता है। तो आपने नाम सुना होगा टिक्का रोग का। टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में पाया जाता है, मूंगफली का टिक्का रोग। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जानते हैं। इसके बाद 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। गन्ने में रेड रॉट जिसे हम लाल सड़न रोग कहते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो गन्ने में जो रेड रॉट होता है ना वो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद हम 26वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26वां क्वेश्चन कह रहा है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है। तो सामान्य खाद्य छत्रक जो होता है ना वो ये कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। मतलब कि इसमें जो माइसिलियम इनका पाया जाता है कवक जाल वो बहुत ही सघन होता है, इसीलिए लिखा गया है कसकस ठसाठस भरे कवक जाल। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 27वें क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। आप देखते होंगे कि मशरूम खाया सब्जियों की तरह यूज किया जाता है, खाया जाता है, खाने में यूज किया जाता है। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। मतलब सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाया गया वो क्या बनाया गया। तो इसमें जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बना वो पेनिसिलिन बना, पेनिसिलिन जिसे आप कहते हो। 29वां क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो उत्पन्न होती है वो कवक से उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर 30वें क्वेश्चन पे चलेंगे। एफ्लाविस, इसका पूरा नाम है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। तो एफ्लाविस किससे बनता है। तो एफ्लाविस जो बनता है वो भी आपका कवक से ही बनता है। मतलब कवक काफ़ी हानिकारक होते हैं।
इसके बाद 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस फंगस का यूज किया जाता है। सैक्रोमाइसिस को हम यीस्ट भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये जैसे आटे वाटे को अभी गूंथ के रख दो ना, तो ये उसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं और फिर ये उसको फुलाने का काम करते हैं। इसीलिए इसको डबल रोटी या बेकरी उद्योग में भी यूज किया जाता है। तो डबल रोटी या बेकरी उद्योग में यूज करने वाला जो कवक है वो सैक्रोमाइसिस या यीस्ट बोलते हैं उसको। 32वां क्वेश्चन है। 32वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी साहचर्य है। तो इसमें 32वें में शैवाल और कवक सही है, मतलब कि शैवाल और कवक। जैसे लाइकेन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक से मिलकर बना हुआ होता है और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। भले ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के अलग से कुछ शब्द डाल के पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किससे सहजीवी साहचर्य है। सहजीवी साहचर्य से हमारा मतलब है कि साथ साथ जीवन यापन करना। तो ये शैवाल और कवक दोनों एक साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। 33वां क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, किससे निकाला जाता है। तो लिटमस जो होता है ना वो लाइकेन से बनता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लिटमस पेपर आप जानते होंगे, इससे अम्ल क्षार का इंडिकेटर है वो। फिर 34वां क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन और कवक जाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है उसे हम हेलेटिज्म बोलते हैं। हेलेटिज्म होता है वो। 35वां क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो पेड़ों की छालों पर जो लाइकेन उगते हैं उन्हें हम कार्टिकोल्स बोलते हैं। कार्टिकोल्स मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो 36वें में बी सही है, सेक्सीकोलस कहते हैं उसको। सेक्सीकोलस मतलब चट्टानी स्तरों पर अगर लाइकेन का विकास हो रहा है तो उसे हम सेक्सीकोलस बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो जापान में लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। तो जो सब्जी के रूप में खाया जाने वाला लाइकेन है जापान में, उसको हम कहते हैं एंडोकार्पन। एंडोकार्पन जो लाइकेन है उसको जापान में सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद हम 38वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो मिर्गी की औषधि जो प्राप्त होती है वो होती है परमेलिया से। परमेलिया एक लाइकेन है जो जिसके माध्यम से जो मिर्गी की दवाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद फिर 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलाचर कहते हैं। मतलब जल और स्थल दोनों पर जो पाया जाता है, मीन्स एम्फीबियन, है ना। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। तो प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियन होता है वो ब्रायोफाइटा को कहा गया। मतलब ब्रायोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं वो जल और स्थल दोनों पर बेहतर ढंग से रह सकते हैं। 40वें क्वेश्चन की बात करें तो 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई। तो मतलब सबसे पहले जो बीज उत्पन्न हुए वो किस प्रकार के पौधे में उत्पन्न हुए या किस प्रजाति के पौधे में उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले जो बीज उत्पन्न हुए ना वो टेरिडोफाइट में उत्पन्न हुए। जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब आप हो सकता है ना पढ़े हो या ना जान रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे पहले बीज उत्पन्न हुए वो टेरिडोफाइट में उत्पन्न हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। 41वां क्वेश्चन है कि पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के मतलब वो पुनः जीवित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसको मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है। तो मेजों पर सजावट के लिए रखने वाला जो
प्लांट है वो है आपका सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को अगर आप देखोगे ना तो वास्तव में इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि देखने के बाद आप आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद फिर 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसमें लाइकोपोडियम के जो बीजाणु होते हैं वो दवा के रूप में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जैव उर्वरक के रूप में जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एजोला का, और एजोला एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, मतलब एजोला को जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। 44वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं वो टेरिडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों में लगे रहते हैं? तो आप देख सकते हो कि बहुत से ऐसे सजावटी पौधे हो सकता है आपके आसपास भी लगे हों, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, जिम्नो का मतलब ही होता है नेक्ड, और स्पर्म मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड। जो नेक्ड सीड वाले होते हैं मतलब कि नग्न बीजी होते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है, मतलब जो सबसे लंबे पौधे आते हैं वो किस फाइलम से या किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो वो जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्मी प्लांट जो होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। इसके बाद 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं। तो कोरेलाइट जड़ें जो पाई जाती हैं वो साइकस में पाई जाती हैं, साइकस में कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं। फिर 48वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 48वां क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस में ही होता है, साइकस। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा भैया प्राप्त होता है ना पाइनस से। ठीक, इसके बाद 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 50वां क्वेश्चन कह रहा है, साबुन दाना किससे प्राप्त होता है? साबुन दाना तो खाए ही होंगे ना, दूध में उबाल के उसमें थोड़ा सा चीनी उनी डाल के, है ना। तो वो साबुदाना जो प्राप्त होता है ना वो प्राप्त होता है साइकस से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन का ये पार्ट 3 बायोलॉजी वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, घर में बैठ के सारी सुविधाएं लेते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।